आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, बच्चा बताइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। एक मिनट वेट करते हैं, ठीक है, सब बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? बढ़िया। कैसे रही आप लोगों की छुट्टियां? हम 2 छुट्टी एंजॉय करके आए हो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा टाइम मिला होगा रिवाइज करने का, चीजों को पढ़ने का, पुराना कवर करने का। पेपर 2 की क्लास है ना आज 2 बजे, स्टैट की क्लास होगी 2 बजे। कल और परसों छुट्टी थी ना, सैटरडे और संडे। मैं बढ़िया, बताइए। बेटा न्यू बैच ही चल रहा है ये। ओके, नवजीत का बर्थडे आज। ओके, आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान खुश रहे, आप रखे आपको हमेशा, ऐसे ही खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में, और आने वाला जन्मदिन अपने चेहरे के साथ ही सेलिब्रेट कीजिए। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई शिफ्ट ऐसी नहीं है जहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए अब बातें बंद और क्लास पे ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इवैल्यूएशन। कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं हम? इवैल्यूएशन को कवर करने वाले हैं। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है कि आप पढ़ाई तो जा रहे हो, यू आर टीचिंग, उस टीचिंग के बाद उन पे कोई इफेक्ट हो रहा है, उनका जो बिहेवियर है क्या वो चेंज हो रहा है, उनका जो बिहेवियर है क्या उसमें चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। डिजायर्ड चेंज बोलेंगे बिहेवियर में, जो डिजायर्ड चेंज है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या बच्चों के बिहेवियर में जो डिजायर्ड चेंज की हमें जरूरत है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ये चीज देखने के लिए हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। ये चीज देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इवैल्यूएट में एक तरीके से आप ये देखो कि जजमेंट होती है, जजमेंट होती है, या आप ये बोल सकते हो कि हाँ हम चेक करना चाहते हैं, वी वांट टू चेक वेदर स्टूडेंट्स आर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और नॉट, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल इवैल्यूएशन। ठीक है जी, चलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे टॉपिक अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहले होती है टेस्टिंग, टीएमएई। पहले आप टेस्ट करते हो, फिर आप मेजर करते हो, फिर आप असेस करते हो और लास्ट में इवैल्यूएट आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? डूइंग वर्ड टू मेजर द टेस्ट टेकर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नॉलेज प्रोफिशिएंसी और स्किल्स। पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं, उसको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, उसको नॉलेज है, या उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल है। ठीक है, इनिशियल लेवल पे हम ये चीज चेक करना चाहते हैं। ठीक है, इनिशियल लेवल पे हम टेस्ट करना चाहते हैं कि उसके अंदर ये स्किल्स हैं या नहीं। ये कहां पे होती है? ये हमेशा इनिशियल लेवल पे होती है। मेजर का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग लर्निंग। उसको मेजर करना मतलब एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आप क्वांटिटेटिव टर्म्स को लेके आते हो। क्या करते हो? क्वांटिटेटिव टर्म्स को लेके आते हो। फिर असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप उसको किसी एट्रीब्यूट, किसी सिस्टमैटिक वे में असेस करते हो। ये आगे एग्जांपल से भी आएगा। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आप उनको क्या कर देते हो? वैल्यू देते हो, मतलब एक तरीके से जजमेंट देते हो। उसको क्या करते हो? जजमेंट देते हो। मैं आपको एक और स्लाइड से समझाता हूं, यहां से समझने की कोशिश कीजिए। टेस्ट आपने चेक किया, मेजरमेंट के अंदर आप उनको क्वांटिटेटिव लेवल पे क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो। जैसे एक बच्चे ने 92 स्कोर किया मैथमेटिक्स में, 75 किया साइंस में, 65 सोशल साइंस में, तो ये मेजर कर रहे हो आप कि उसने क्या अचीव किया है। व्हाट इज हिज रिजल्ट? उसका रिजल्ट क्या, उसने क्या अचीव किया है। असेस करने का मतलब क्या होगा? जैसे कि कौन बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, ये उसकी असेसमेंट है। मतलब जब आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट होती है। जब आप उसको कंपेयर करते हो किसी सेट के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ, वो असेसमेंट होती है। और जब आप उसमें अपनी जजमेंट ऐड कर देते हो या दोनों को ऐड कर देते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है? मेजरमेंट बन जाती है। ठीक है जी, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको मेजरमेंट बोलते हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं बाकी किसी दूसरे सेट के साथ या किसी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ, उसको आप असेसमेंट बोल देते हो। और लास्ट में हमारे पास आता है इवैल्यूएशन, जिसमें हम मेजर करते हैं और असेस करते हैं, साथ में वैल्यू जजमेंट भी ऐड कर देते हैं। साथ में लिखो वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट भी साथ में क्या कर देते हैं? हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, साथ में हम क्या ऐड कर देते हैं? वैल्यू जजमेंट ऐड कर देते हैं। असेसमेंट आगे, असेसमेंट कंपैरिजन होता है, दो सेट्स को कंपेयर करना। मतलब वो जो बच्चे को हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया है वो दूसरों के साथ कंपेयर किया जाएगा, असेस किया जाएगा किसी दूसरे से। जैसे ये देखिए, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, इससे ज्यादा समझ आएगा। देखो मेजर करना मतलब जैसे थर्मामीटर पे 48 डिग्री सेल्सियस है। 48 डिग्री सेल्सियस क्या है? वो मेजरमेंट है। एक थर्मामीटर पे 48 डिग्री टेंपरेचर है। असेस क्या हो रहा है? आप बोलते हो कि यार ये एवरेज से ज्यादा। असेस करने का मतलब उसको कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं एवरेज के साथ। ये एवरेज से ज्यादा है। और इवैल्यूएट क्या किया कि बहुत गर्मी है। क्या है? बहुत गर्मी है। उसी तरीके से अगर 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो आप बोलोगे ये बिलो एवरेज है और बहुत ठंड है। किसी पेपर में बच्चे ने 35 नंबर लिए तो आप एवरेज असेस क्या करोगे कि बिलो एवरेज और परफॉर्मेंस क्या है? बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये आई होप ये स्लाइड है वो काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। पहले वाली स्लाइड से ज्यादा अच्छे तरीके से ये चीज समझ आई होगी कि मेजर करते हैं पहले, फिर असेस करते हैं किसी पर्टिकुलर पैरामीटर पे। किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी होता है कि किसी पर्सन के साथ ही कंपेयर करोगे, किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ, जैसे यहां पर एवरेज के साथ कंपेयर किया गया है। और लास्ट में क्या आएगा? आप उसके बारे में जजमेंट दोगे। तो ये हुआ, पहले कंपेयर करते हो, फिर प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू करते हो, फिर इवैल्यूएशन आ जाता है। ये वाले स्केल्स हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको पढ़ा रखे हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ठीक है, इसमें थोड़ा मतलब इसमें और भी अच्छे तरीके से कुछ चीजें लिखी होंगी। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चीज को एक चीज को आप 2-3-4 बार पढ़ोगे तो आप उसको उतने लंबे समय तक रिवाइज कर सकते हो। अब देखो असेसमेंट में मैंने आपको अभी बताया, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको क्या करते हो? किसी डेटा सेट के साथ या किसी पर्सन के साथ कंपेयर करते हो। मतलब आप बोलते हो कि आपकी परफॉर्मेंस को और मीनिंगफुल बनाता है। जैसे आप लोग, आपको बोल दिया 35 डिग्री टेंपरेचर है। अब 35 डिग्री टेंपरेचर उतना मीनिंगफुल नहीं है जितना अबव एवरेज मीनिंगफुल है।
यस और मैंने एक साइड पे बोला कि 35 डिग्री टेंपरेचर है और दूसरी साइड पे मैंने बोला कि नहीं अबव एवरेज है, तो आपका ध्यान किस पे जाएगा? अबव एवरेज पे जाएगा। तो जो असेसमेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी जो इवैल्यूएशन है या जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको और भी मीनिंगफुल बना देती है। आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार ये इस तरीके से क्या की जा रही है, असेस की जा रही है, हम इस तरीके से चीजों को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, एवरेज के आसपास। तो यहाँ पर क्या है, इट इज अ मेथोडोलॉजिकल वे ऑफ एक्वायरिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग टू मेक इंप्रूवमेंट वेयर नेसेसरी। असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि कहां पर हम इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। और असेसमेंट है वो हर जगह पर अलग अलग होती है, जैसे एजुकेशन है उसमें अलग होती है, साइकोलॉजिकल उसमें अलग होती है, फाइनेंशियल अलग होती है, टैक्सेशन अलग होती है, ह्यूमन सोर्स अलग अलग तरीके की असेसमेंट है वो की जाती है। हम बेसिकली जो असेसमेंट होती है वो डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और उन डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में देखते हैं कि ये असेसमेंट है और इसको हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम इंप्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक मीनिंग होता है आपका किसका, असेसमेंट का, कि हम किस तरीके से उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। अब असेसमेंट क्योंकि डेटा पे बेस्ड होती है तो वही इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर आप डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उसको एनालिसिस करोगे, उसके बाद रिपोर्टिंग करोगे। सिंपल सीधा सा स्टेप है, कुछ खास नहीं है। पहले क्या करोगे, जैसे डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मेजर आउटकम, कंपेयर करना और उसके बाद रीडिजाइन करना, उसको इंप्रूव करने के। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके के स्टेप्स हैं। आप पेपर में अगर पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, इनको आंसर कर सकते हो। सीधे से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछा जाता है। राइट, अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये देखना कि जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते थे क्या अचीव हुए या नहीं। मैंने आपको इवैल्यूएशन रिसर्च पढ़ाई थी ना। इवैल्यूएशन रिसर्च में क्या था, आपने पूरा 5 साल तक कोई काम किया, उसके बाद फिर आप उसको इवैल्यूएट करोगे ये देखने के लिए कि भाई जो हम ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, जो हम काम करना चाहते थे, क्या वो एक्चुअली अचीव हुआ या नहीं हुआ। वो जो अल्टीमेट रिजल्ट है जिसको हम अचीव करना चाहते थे, क्या वो अल्टीमेट रिजल्ट अचीव हुआ या नहीं हुआ। सो इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस लीडिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू अ जजमेंट और वैल्यू ऑन व्यू ऑफ एक्शन। उसमें क्या बोला जाता है, आप जजमेंट देखते हो, आप क्या करते हो, आप जजमेंट करने की कोशिश करते हो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप जजमेंट देने की कोशिश करते हो यार अब हमने अचीव किया या नहीं किया। जैसे मैंने आपको जेआरएफ के लिए पढ़ाया और आप लोगों का जेआरएफ क्लियर हुआ, तो ये क्या है, इवैल्यूएशन में क्या बोलता हूं कि भाई जो मैं ऑब्जेक्टिव लेके चला था वो मैं अचीव कर लिया। जो फाइनल रिजल्ट है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि फाइनल रिजल्ट क्या हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए। जो एंड रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है जो आपके अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो आपके इवैल्यूएशन में देखने को मिलता है। अब देखो पहले आप क्या करते हो, वही आप डेटा को इंटरप्रेट करते हो, आप उसको जजमेंट देते हो और उसके बाद व्यू ऑफ एक्शन देते हो। जैसे आपने जज कर दिया तो जजमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है ना। अगर एक बच्चे की गलत नेगेटिव परफॉर्मेंस है तो आप बोलोगे कि उसने अच्छा नहीं किया, और एक बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस है तो आप उसे बोलोगे कि उसने अच्छा किया। उसके बाद फिर एक्शन ऑफ व्यू आता है, जिस एक्शन में आप रेफर करते हो। जिस एक्शन में आप क्या करते हो बेटा, रेफर करते हो। रेफर करने का मतलब क्या हुआ, फिर आप बोलोगे कि इसको और इंप्रूव करने की जरूरत है या इसी तरीके से चल जाएगा। देखते हैं कि क्या इसको और इंप्रूव करने की जरूरत है या इसी तरीके से जो हमारा काम है वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। सिंपल। तो इसमें एक व्यू ऑफ एक्शन है, उसको ऐड कर देते हैं, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए और आगे बच्चों को क्या करना चाहिए, व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू डू, आगे बच्चों को क्या करना चाहिए। अब इवैल्यूएशन के भी अलग अलग स्टेप्स हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा रिसर्च का स्टेप होता है। तो 3 तरीके से पहले, मतलब 3 और 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा। सबसे पहले प्लान कर रहे हो, फिर इंप्लीमेंट कर रहे हो और फिर फीडबैक देते हो। पहले आप प्लान करते हो, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करते हो और उसके बाद फीडबैक देते हो। सिंपल। तो प्लानिंग में जैसे आप रिसर्च में प्लानिंग करते हो, सेम टू सेम वैसा ही होता है। पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हो, फिर आप उसके लिए कुछ क्वेश्चन को फिक्स करते हो कि ये वाले क्वेश्चन है जिसको हम टारगेट करने वाले हैं। फिर आप उसको अचीव करने के लिए डिजाइन बनाते हो और फिर आप देखते हो कि मुझे डाटा कैसे कलेक्ट करना है। यहाँ पर वही फिर डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और उसके डाटा जो उसका कंक्लूजन करना, और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करोगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना और फीडबैक दोगे। अब अगर आपको ये 9 स्टेजेस लिखी हुई आई तो आपको ऑप्शन दे रखा होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सीक्वेंस में लगाना रहेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाली चीजों को क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगर आप रट्टा मारोगे फिर तो आपको याद नहीं होगी, आपको भी पता है ना। अगर आप रट्टा मारोगे फिर तो ये आपको याद नहीं होगी, बट अगर आप इस चीज को समझ लोगे कि पहले प्लान में क्या क्या चीजें आएंगी, फिर इंप्लीमेंट करने टाइम कौन कौन सी चीजें आएंगी, और जब मैं इनकी फीडबैक के बारे में बात करूंगा तब कौन कौन सी चीजें की बात करूंगा। सीक्वेंस मतलब स्टेजेस, कौन कौन से स्टेप पहले आएगा, दूसरा स्टेप कौन सा आएगा, तीसरा स्टेप कौन सा आएगा, इस तरीके के स्टेप्स की बात की जाती है। डिसमिनेट का मतलब इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसके लिए इंफॉर्मेशन है। आजकल जो इवैल्यूएशन होती है ना वो सीसीई यूज होती है। आप लोगों ने ये वर्ड काफी ज्यादा सुना होगा, सीसीई, कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई, कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई आज के टाइम पे इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, जिसमें कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है कि आप लगातार इवैल्यूएट करते हो, पूरा साल बच्चों की इवैल्यूएशन चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे होता था कि भाई एंड रिजल्ट पे देखा जाएगा, तो लगातार बच्चों की क्या होती है, इवैल्यूएशन की जाती है। तो कंटीन्यूअस का मतलब पूरा साल बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होगा, पहले सिर्फ बच्चों के मार्क्स देखे जाते थे कि बच्चों ने कितने नंबर लिए। सिंपल, पहले सिर्फ ये देखा जाता था कि बच्चों ने कितने नंबर लिए, बट आज के टाइम पे इसको चेंज कर दिया है। आज ये देखा जाता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके मेंटल, उसके इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। और इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, आप वेरियस टूल्स देखते हो उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए, और उसकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप जजमेंट देते हो। जजमेंट देते हो, जजमेंट देना। जजमेंट देने का मतलब क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप जज करोगे कि क्या ये सही है, अगर सही है तो एक्शन प्लान क्या होगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो एक्शन प्लान क्या होगा। ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो इवैल्यूएशन के अंदर। अब जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसके कौन-कौन से फीचर्स होने जरूरी हैं। सबसे पहले तो आप हमारी, अब आपकी इवैल्यूएशन पे रिलाई कर सकते हो। रिलायबिलिटी मतलब क्या वो रिलायबल है। दूसरा प्रैक्टिकल, क्या उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फेयरनेस का मतलब उसमें कुछ भी बायसनेस नहीं है, आप उसको बिल्कुल सही सिस्टमैटिक वे में आगे लेके जा रहे हो। और यूजफुलनेस मतलब उसका कोई फायदा भी आप लोगों को हो रहा है या नहीं। तो ये बेसिक फीचर्स होते हैं इवैल्यूएशन के। अब इवैल्यूएशन क्यों की जाती है या पर्पस क्या है इवैल्यूएशन का, टू डिटरमाइन द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम। जो हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, डिसीजन लेना कि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग को चेंज करेंगे। ये भी देखना कि भाई जो टाइम एनर्जी हम इतना वेस्ट कर रहे हैं उसका कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को निकालना कि बच्चों के स्किल्स, बच्चों की एटीट्यूड के बारे में पता चलता है कि क्या वो अच्छा कर रहे हैं या वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो वाला। टू हेल्प टीचर टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग, मैं जो टीचिंग कर रहा हूं उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलता है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि और वो सीखें और वो अपने आप से सीखने की कोशिश करें और उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और स्टडी हैबिट्स को डेवलप करें। ठीक है, सिंपल पॉइंट्स हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर समझ आ गया तो आप इसको बना दोगे। अब हम समझेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जो असेसमेंट होती है ना उसका मेन पर्पस होता है इंप्रूव करना, और यहां पर होता है जज करना। जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो मेन पर्पस होता है हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं एक पॉजिटिव वे में। मतलब ये ऑनगोइंग होती है और इसमें हमेशा पॉजिटिव देखा जाता है और ये इंडिविजुअल लेवल पे होती है और इसमें आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं यार यहाँ पर ये चीज गलत हो रही है, इसको सही किया जाएगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब एक तरीके से असेसमेंट है वो क्वालिटी को एनहांस करती है, बिल्कुल क्वालिटी को इंक्रीज करती है।
और वहीं पे इवैल्यूएशन ऑफ क्लोजर मतलब एंड रिजल्ट होता है, जजमेंट दिया जाता है और इवैल्यूएशन हमेशा किसके बेस पे होती है, स्टैंडर्ड्स के बेस पे होती है। मतलब लास्ट में जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके साथ मीट किया जाता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड से, और ये शॉर्ट फॉल दिखाती है। शॉर्ट फॉल का मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स दिखाएगी। ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताएगी, ये आप लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएगी। दिस विल शो द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों दिखाएगी। क्लियर है? हम इसकी एक फोटो देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये देखो, ये एक बुड्ढा इस फूल को पानी दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो इसकी क्वालिटी को एनहांस करना चाहता है। तो ये जो क्वालिटी को एनहांस करने की कोशिश की जा रही है वो क्या है, वो असेसमेंट है। और जब वो इसको चेक करता है कि ये तो बड़ा हुआ ही नहीं, तो वो उसकी क्वालिटी को जज कर रहा है, वो आपकी क्या हो जाएगी, इवैल्यूएशन। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने फूल से ज्यादा पानी तो अपने नाक को दे दिया ना, तो फूल उतना बड़ा नहीं हुआ जितना नाक बड़ा हो गया, इस वजह से वो बेचारा अच्छा नहीं लगा। तो सिंपल सी बात है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज की क्वालिटी को एनहांस करने की कोशिश करते हैं और जब हम उसको जज करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, जजमेंट बोल देते हो, आप उसको इवैल्यूएशन बोल देते हो। ठीक है, सारा पानी तो नाक में डालता रहा भाई, या फिर ऐसे नाक खींच खींच के योगा करता रहा होगा ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम असेसमेंट में क्वालिटी को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, बट वी ट्राई टू डू, हम करते हैं ट्राई करना। एक सेकंड, ठीक है जी। तो ये असेसमेंट है और ये आपकी क्वालिटी, जजमेंट को बोलते हैं। यहां पर डिफरेंस आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। असेसमेंट में आप क्या करते हो बेटा, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड क्या मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब जो आपके स्टैंडर्ड को क्या बोलूं, बेंचमार्क बोल सकते हो आप, स्टैंडर्ड पे कॉमन वर्ड है ना। तो यहां पे भी तो प्री डिटरमाइंड हो गई ना, टीचिंग में भी तो क्राइटेरिया पहले से फिक्स होते हैं। तो असेसमेंट में आप क्या करते हो, आप डायग्नोस्टिक देखते हो। डायग्नोस का मतलब क्या, आप कमियां को भी, मतलब आप देखते हो कि क्या चीजें सही नहीं हो रही है और उसको सही करने की बात करते हो। और इवैल्यूएशन में आप एंड में जजमेंट देते हो। यहां पर आप फीडबैक दे देते हो, क्योंकि ये ऑनगोइंग होता है। यहां पर फीडबैक पॉसिबल नहीं होती, मतलब फीडबैक एंड में दे सकते हो बट उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगी ना। फीडबैक का कांसेप्ट तो दोनों जगह पे हो सकता है, बट असेसमेंट है क्योंकि कोर्स के दौरान होती है, तो उस टाइम पे जो फीडबैक दोगे उससे चीजों को चेंज कर सकते हो। बट इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं हो सकता, आप काम खत्म हो गया उसके बाद ही देते हो फीडबैक। ये फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव का मतलब जो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन चलती है, फॉर्मेटिव का मतलब होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, और ये होती है समेटिव। समेटिव का मतलब होता है जो एंड रिजल्ट पे होती है, जो लास्ट में होती है। इसको प्रोसेस ओरिएंटेड बोला जाता है और इसको प्रोडक्ट ओरिएंटेड बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि असेसमेंट लगातार चलती रहती है ना, कंटीन्यूअस होती है, इस वजह से ये प्रोसेस होता है। और वहीं पर इवैल्यूएशन है, उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप लास्ट में रिजल्ट देते हो, इस वजह से ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, मतलब एंड रिजल्ट को देखा जाता है इसके अंदर। यहां पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जजमेंट देते हो, और यहां पर आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड्स के साथ उसको मीट करने की कोशिश करते हो। ये रिफ्लेक्टिव है क्योंकि यहां पर आप चीजों को चेंज कर सकते हो, और ये प्रिस्क्रिप्टिव है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड्स पहले से डिसाइड होते हैं कि जिसके 90% नंबर आएंगे वो फर्स्ट आएगा, या उसको इसकी ये डिवीजन आएगी, वो डिवीजन आएगी, उसको ए ग्रेड मिलेगा, बी ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में सब चीजें क्या होती हैं, पहले से ही लिखी हुई होती हैं कि ये चीजें इस तरीके से काम करेंगी। तो बट असेसमेंट में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। असेसमेंट में दोनों पार्टीज होंगी, स्टूडेंट और टीचर दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, बट ये किसके द्वारा आएगी, इन द एंड इवैल्यूएटर, जो टीचर चेक करेगा उसके द्वारा। और ये जो स्टैंडर्ड होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं और कंपैरेटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट इंडिविजुअल की होती है और जब इवैल्यूएशन होती है तो उसको कंपेयर किया जाता है। कंपेयर इसके साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ उसको कंपेयर किया जाता है चीजों को चेंज करने के लिए। हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। राइट, तो सिंपल फंक्शंस क्या है इवैल्यूएशन के, देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है। रिफ्लेक्टिव का मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब जो पहले से लिख रखा है, जो पहले से डिसाइड कर रखा है। और ये सिंपल है, देखो फीडबैक के लिए यूज कर सकते हो, मोटिवेट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, रेमेडिएशन मतलब इंप्रूव करने के लिए, प्लानिंग के लिए, रिवीजन, इंस्टीट्यूशंस को आपस में कंपेयर करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प, और सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू पेरेंट्स। ठीक है, तो ये फंक्शंस होते हैं इवैल्यूएशन के। आप लोगों की इवैल्यूएशन होती थी, आप लोगों को पता है, जब आप स्कूल टाइम पे पढ़ते थे तो आपकी पेरेंट्स टीचिंग मीट भी होती थी, टीचर्स की मीट होती थी, टीपीटी। तो वो अब आती है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। हमारे पास बेसिकली आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 तरीके की इवैल्यूएशन पूछी जाती है, जो 3 स्टेजेस पे होती है। एक होती है बिफोर इंस्ट्रक्शन, जब आप इंस्ट्रक्शन अभी देनी शुरू नहीं की, क्लास से बाहर। फिर आता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, 2 तरीके की ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है, और एक होती है आफ्टर इंस्ट्रक्शन, जब आपने काम खत्म कर लिया। कीवर्ड याद रखने हैं इनके। बिफोर इंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो, प्लेसमेंट करते हो, टू नो एंट्री बिहेवियर। जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे स्कूल में बच्चों की एडमिशन होती है तो उनके छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं। प्लेस करना मतलब कि भाई वो बच्चे को कितनी नॉलेज है, उसका एंट्री बिहेवियर देखना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल नहीं आता और उसे आप दूसरी क्लास में रखना शुरू कर दो, तीसरी क्लास में ना, तो वो किया जाता है, एंट्री बिहेवियर चेक किया जाता है। ठीक है, आपका भी हुआ होगा, सबका होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम। फिर आता है ड्यूरिंग आप 2 चीजें करते हो, तो फॉर्मेटिव करते हो जिसमें आप मास्टरी ऑफ कंटेंट देखने की कोशिश करते हो, जो लगातार चलती रहती है। और फिर आता है डायग्नोस। डायग्नोस का मतलब होता है बच्चे के सामने जो लर्निंग डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको डायग्नोस जैसे डॉक्टर करता है ना, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो उसी तरीके से डायग्नोस्टिक होता है, जहां पर आप लोगों के पास कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, उन डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हो। देन आता है इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, आफ्टर इंस्ट्रक्शन, सॉरी आफ्टर, जो बाद में होते हैं सबमिटिव, जहां पर सर्टिफाई किया जाता है बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है, सर्टिफाई कर दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है कि तूने 5वीं क्लास कंप्लीट कर लिया, तूने 8वीं क्लास कंप्लीट कर लिया, तूने 10वीं क्लास कंप्लीट कर लिया। आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो वाला। वो आपका कौन सा होता है, वो आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है। तो बिफोर इंस्ट्रक्शन बच्चों को प्लेस करने के लिए जो इवैल्यूएशन की जाती है। देन आता है आपका ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जहां पर आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हो, जिसमें आप लगातार डेली बेसिस पे इवैल्यूएट करते हो। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है उसको आप सॉल्व करते हो लर्निंग डिफिकल्टीज को। और आफ्टर इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है, समेटिव इवैल्यूएशन, ताकि उसको सर्टिफाई किया जाए। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब ये देखो, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है, आपने कीवर्ड याद रखने हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान गैप्स होते हैं, लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो डिफिकल्टी होती है उसको, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है, सेम टू सेम वैसे ही किया जाता है। फिर आता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव जो होता है ना बेटा, वो फॉर मतलब आप, फॉर्मेटिव का मतलब होता है जो डेली बेसिस पे चलती रहती है, जो डेली बेसिस पे चलती रहती है। हर रोज आपको कुछ क्विज किया जाता है, हर रोज आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है, जो लगातार चलती रहती है, उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। समेटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हुए लास्ट में, जो एंड रिजल्ट होता है आपका, जैसे यूजीसी नेट का आपका जिस दिन एग्जाम होगा वो आपकी समेटिव इवैल्यूएशन होगी। बट जो हम अभी आपकी आप मॉक टेस्ट देते हो, आप छोटे-छोटे टेस्ट देते हो, आपकी समेटिव इवैल्यूएशन। देन आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आप बच्चे का बिहेवियर देखते हो, एंट्री बिहेवियर, क्या बच्चा इस क्लास के लायक है या नहीं, क्या वो इस क्लास में बैठने लायक है या नहीं, उसका एंट्री बिहेवियर कैसा है, उसका एंट्री बिहेवियर है वो कैसा है, उस चीज पे ध्यान दिया जाता है। अब जो बच्चा है जिस बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हो, क्या उसके अंदर वो स्किल्स हैं, दूसरी क्लास में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, वो चीजें किसमें आ जाती हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में। दैट कम्स अंडर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये प्लेसमेंट में आपने की बिहेवियर कौन सा याद रखना है, कीवर्ड एंट्री बिहेवियर।
या एग्जिस्टिंग नॉलेज। जब आप पहली बार स्कूल में गए थे तो वहां पर आपका कोई ना कोई टेस्ट हुआ होगा, काउंटिंग वगैरह लिखवाई गई होगी, आप लोगों से एबीसी लिखवाया गया होगा कुछ इस तरीके से, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे को पहले कितनी नॉलेज है और इसको कौन सी क्लास में बिठाना चाहिए। या सुनो, बच्चे को कितनी नॉलेज है, कितना पढ़ना आता है, उसे कौन सी क्लास में एडमिशन मिलेगी। ये चीज किसमें डिसाइड होती है? ये चीज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में डिसाइड होती है। आपसे टेबल या कुछ भी वटेवर तरीके मैटर नहीं करते। आप किस बात पे ध्यान देते हो कि आप प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट किया जाता है कि आपको कितना आता है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब आप क्लासरूम में पहली बार एडमिशन लेने गए तो टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके बेसिस पे। यार ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है ना, आईआईटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ही है। जिसका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा उसे पीएचडी में एडमिशन मिलेगी, जिसका नहीं होगा तो उसे नहीं मिलेगी, सिंपल। तो जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सारे इसी के क्या है, इसी का एग्जांपल है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इसी का एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है? ताकि राइट पर्सन को राइट जॉब पे बिठाया जा सके, बच्चों के लेवल का हमें पता चल सके, एक उसके अकॉर्डिंग हम प्लान स्कीम बना सकें, अपने स्टूडेंट्स को पहले से बेटर बनाया जा सके। हम देखते हैं कि बच्चे के पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, बच्चे की हैबिट्स कैसे हैं। तो अब सेल्फ रिपोर्ट बनाते हो जिसमें एटीट्यूड वगैरह, अचीवमेंट वगैरह की बात की है। सिंपल बेसिक पॉइंट है, कुछ खास नहीं है। अगर आपको इतना पता चल गया, इसमें एंट्री बिहेवियर चेक किया जाता है, बस बाकी पॉइंट्स अपने आप आपको सामने बैठ जाएंगे। बच्चे का एंट्री बिहेवियर देखा जाता है कि बच्चा एंटर हुआ है तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को कैसे मॉडिफाई करना है। एंट्री बिहेवियर देखा जाता है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे उसकी पिछली नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए जाते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स के अंदर कौन-कौन सी क्वालिटीज हैं, और ये बिफोर टीचिंग, जब टीचिंग अभी शुरू नहीं उससे पहले होता है, ठीक है? क्योंकि जब बच्चा को जज कर दिया तो पढ़ाओगे तो उसके बाद ना, जब बच्चे के लेवल का पता चल गया उसे कौन सी क्लास में बिठाना है उसके बाद ही तो पढ़ाओगे ना, उससे पहले थोड़ी ना पढ़ा सकते हो। तो ये उससे पहले के स्टेप्स होते हैं जहां पर आप ये डिसाइड करते हो कि बच्चे को हमने क्या सिखाना है और बच्चे को कितना आता है, बच्चे को कितना आता है और बच्चे को हमने अभी कितना सिखाना है। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है जी, तो ये उसके बाद फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है बच्चे की लर्निंग प्रोसेस या फिर बच्चा की सब्जेक्ट मास्टरी कैसे होती है। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, फॉर्मेटिव का मतलब होता है, फॉर से आप लोगों ने याद रखना चार, चार का मतलब बार बार, मतलब ये एक ऐसी वैल्यूएशन है जो हर रोज होती है। जैसे आप डेली, आज आपसे कुछ आपने सीखा जो आपका उससे टेस्ट लिया, तो सेकंड स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन होती है जहां पर हम ड्यूरिंग द टीचिंग होती है, ड्यूरिंग द टीचिंग होती है, ड्यूरिंग द टीचिंग क्लासरूम में होती है, कंटीन्यूअस बेसिस पे, जैसे छोटे-छोटे क्विज़ेस चलते रहते हैं, आपके छोटे-छोटे टेस्ट होते रहते हैं, ओरल टेस्ट होते रहते हैं, पैराफ्रेजिंग होती रहती है। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो किसके अंदर आती हैं, दैट कम्स अंडर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या-क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अब ध्यान से समझना इस चीज को। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन एंड इट कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ कोर्स, मतलब ये शुरू से लेकर एंड तक चलती रहेगी। इसमें आपके जो यूनिट वाइज एग्जाम होते हैं, कुछ मंथली एग्जामिनेशन होते हैं, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। बट एनटीए की तरफ से ना एक बार यूनिट टेस्ट को ना उन्होंने समेटिव कंसीडर किया था। तो ये डिपेंड करता है कि एनटीए वाले क्या डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि होना तो समेटिव में एंड वाला ही चाहिए, ठीक है? जैसे यूनिट टेस्ट है उसका नेचर चाहे समेटिव होता है बट वो होता फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है, ठीक है? तो इसमें हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि यूनिट टेस्ट को हम फॉर्मेटिव कंसीडर करेंगे या हम समेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो वो पीवाईक्यू में जिस तरीके से होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि ये पार्ट फॉर्मेटिव का है बट इसका जो नेचर होता है वो समेटिव होता है। फाइनल ईयर तो समेटिव होते हैं, फाइनल ईयर का तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर टीचर्स को फीडबैक मिलती है कि वो और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे, और इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आती है। बात समझ आया? जो डायग्नोस्टिक आती है वो इसके बाद आती है, मतलब पहले क्या आएगी, सबसे पहले एंट्री बिहेवियर वाली आएगी, एंट्रेंस एग्जाम वाली, उसके बाद फॉर्मेटिव आएगी और उसके बाद डायग्नोस्टिक आएगी। इसको इंटरवल इवैल्यूएशन भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये ड्यूरिंग द टाइम होती है, ठीक है? लगातार चलती रहती है। एंड एग्जामिनेशन फॉर्मेटिव नहीं होगा बेटा, एंड तो समेटिव होगा। प्रोसेस एंड कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्टिविटी। जब आपकी एग्जामिनेशन चल रहा है, आपकी क्लास चल रही है, उसमें कितनी बार आपकी इवैल्यूएशन होती है, कितनी बार आपके छोटे-छोटे टेस्ट होते हैं, बार-बार टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, वो लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। ठीक है जी, तो ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, मैं समझ गया यहाँ पे फॉर्मेटिव लिखा हुआ है, बट मैं एनटीए की बात कर रहा हूँ कि एनटीए की तरफ से यूनिट टेस्ट को कई बार समेटिव और कई बार फॉर्मेटिव मांग लिया जाता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है एनटीए का दिमाग है वो खराब है, तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को भी स्टार में रखिए, ठीक है? इसको हम बाद में किसी ना किसी क्लास में जरूर क्लियर करेंगे कि यूनिट टेस्ट को हमें इन द एंड क्या डिसाइड करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस बार भी आया होगा, तो इस बार के आंसर के अकॉर्डिंग हम उसको फिक्स करेंगे। फॉर्मेटिव, देखो फॉर्मेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपको, आपके पास क्या होता है, आपके पास स्कोप होता है, ठीक है? जैसे एक बच्चा है, आपने आज उससे कोई क्वेश्चन पूछा, कल पूछा, परसों पूछा, वो लगातार आपकी क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको क्या करोगे, आप उस पे ज्यादा ध्यान दोगे, आप उसको बार-बार मोटिवेट करोगे कि नहीं बेटा सब सही है, तू कर सकता है, तू नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना? इसमें आपके पास बहुत सारा स्कोप होता है कि ये लगातार होती रहती है, आज नहीं करेगा तो कल कर लेगा, कल नहीं करेगा तो परसों करेगा। तो इसमें आप क्या करते हो, आप लगातार बच्चों को पढ़ाते रहते हो, लगातार बच्चों को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। जैसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है, जैसे क्लास एंड होता है तो आप बच्चों को बोलते हो कि आज के लेक्चर को 5 मिनट में एक्सप्लेन करो, आज के लेक्चर को 2 मिनट में एक्सप्लेन करो, आज के लेक्चर के किसी 2 पॉइंट्स को बताओ, समझ रहे हो ना? तो हमें उसी टाइम पे पता चल जाता है कि बच्चे कितने ध्यान से आपकी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कितने ध्यान से आपकी क्लास को सुन रहे हैं। ड्यूरिंग द क्लास होती है, ड्यूरिंग द क्लास इस चीज को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसमें हम अलग-अलग तरीके के मेथड्स को यूज कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके के अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। फीडबैक इसका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है? याद रखिएगा, फीडबैक है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर बच्चों की जो एंगेजमेंट होती है वो एक्टिव होती है, ठीक है? क्योंकि बच्चे ही तो पार्ट बनते हैं ना इसका, तो बच्चे एक्टिव इसका पार्ट बनते हैं, और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि इंडिविजुअल की प्रोग्रेस है वो कैसी हो रही है, जो इंडिविजुअल की प्रोग्रेस है वो कैसी हो रही है। अगर वो सही हो रही है दैट इज वेल एंड गुड, अगर वो नहीं हो रही है तो उसको सही करने की कोशिश करते हैं। यस, फीडबैक बोल सकते हो, इंप्रूवमेंट बोल सकते हो, इंप्रूवमेंट भी कीवर्ड बोल सकते हो कि इसमें हमारे पास ये चांसेस होते हैं। फीडबैक कैसे, अब तुम क्लास में अच्छा नहीं पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें बोलूंगा ना कि नहीं अच्छा पढ़ो, ऐसा करो। अगर फाइनल एग्जाम में तुमने कुछ अच्छा नहीं किया तो मैं क्या फीडबैक दूंगा, तुम्हें बताओ। इसमें तो हमारे पास चांस है ना, आज नहीं अच्छा करोगे तो कल कर लोगे, बट फाइनल में जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, आज आपने कुछ अच्छा नहीं पढ़ा तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आपने अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा नहीं कर रहे हो, जबकि आप फाइनल एग्जाम दे के आए उसके बाद मैं आपको क्या बोलूं, वो तो फोड़ दिया ना, या उसने आपको फोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारे पास स्कोप होता है किसका, फीडबैक का, कि हाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं बच्चों के एग्जाम, बच्चों की परफॉर्मेंस को, बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इनहांस कर सकते हैं, बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।
फीचर्स क्या है देखो, जजमेंट ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस फॉर्मेटिव में होता है और उसको मेजर करना समेटिव होता है, समेटिव एंड में होता है। देखो इससे बच्चों की प्रायर नॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में पता चल जाता है, लर्निंग एबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। और यहाँ पर ना क्लासरूम में जो बच्चों का एनवायरमेंट होता है वो कौन सा होता है, नॉन थ्रेटनिंग होता है। नॉन थ्रेटनिंग का मतलब सपोर्टिव एनवायरमेंट है, क्योंकि देखो अगर मैं आपके साथ सपोर्टिव तरीके से नहीं चलूंगा तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे, समझ लो ना। टीचिंग में आप हमेशा स्ट्रिक्ट होकर ही काम नहीं कर सकते, आपको सपोर्टिव लेवल पे भी क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर हम फीडबैक देते हैं बच्चों की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। मीना जब डायग्नोस पढ़ेगी बेटा तब बताऊंगा वो। चांस टू लर्न टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस, बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने का, बच्चों की अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने का मौका मिलता है। और बच्चों को पता होता है कि यार ये स्टैंडर्ड्स हैं, यहां तक हमने जाना है। जैसे बोले ना कि 80% तक स्टैंडर्ड ले लिया, 80% नंबर लेने हैं, तो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को उसके अकॉर्डिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज उसके 60 आए, कल उसके 65 आएंगे, फिर 70 आएंगे, बच्चा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, मेहनत करता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है वो बनाने की कोशिश की। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पता क्या है, वो है कि यहाँ पर ना सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस को भी चेक किया जाता है कि जो हम मेथड यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चे जैसे सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो मैं हमेशा बच्चों की गलती को ढूंढता रहूं। यार बच्चों की गलती है, हो सकता है मेरे मेथड सही ना हो, है ना, हो सकता है मैं मेथड्स को सही तरीके से यूज ना कर रहा हूं, कोई मेरी मेथोडोलॉजी सही ना हो, मैं बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा हूं। तो इसका मतलब जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात होगी तो हम दोनों चीजों पे ध्यान देंगे। दोनों चीजों पे मतलब एक तो बच्चे की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो कैसी है, और दूसरी इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, क्या जो मेथड यूज किए जा रहे हैं, सॉरी इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, वो सही यूज किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। नए एग्जाम होंगे बेटा, वो एक्चुअली कई बार वेबसाइट अपडेट वगैरह हो रही होती है, तो इस वजह से, क्योंकि एक आपका नोटिस नहीं हटा वहां पे, पिछले आई थिंक एक वीक के सारे नोटिस वो रिमूव हो गए हैं, तो आ जाएगा आपका एग्जाम की डेट, टेंशन मत लीजिए। 99% चांस तो है कि चेंज नहीं होगी, बाकी एनटीए पे भरोसा भी कोई नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए कि स्टूडेंट ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, और बच्चा क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में अगर हमें जरूरत पड़े कि बच्चा, हम हमारी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी अच्छी नहीं, अच्छे से कर नहीं सकते, यहाँ पर रीटीचिंग की बात कर सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से दोबारा पढ़ाया जाए ताकि उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाई जा सके, उनको और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट। ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो हम किसमें यूज करते हैं, फॉर्मेटिव में यूज करते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब फॉर्मेटिव में आप कौन कौन सी चीजें करते हो, जैसे आप ऑब्जर्व करते हो एक्टिविटीज को, बच्चों के नॉन वर्बल एक्सप्रेशन देख सकते हो, क्लासरूम डिस्कशन और होमवर्क को रिव्यू कर सकते हो, इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, कई बार टीचर बच्चों को उनके घर से, घर परिवार से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, फैमिली में कौन कौन है, क्या है ना, इस तरीके से। मतलब तो इनफॉर्मल इनफॉर्मल इवैल्यूएशन इसका पार्ट बनता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को इनफॉर्मल इवैल्यूएशन का पार्ट माना जाता है, क्योंकि एक बार पीवाईक्यू में वर्ड यूज किया गया होता था ना। कई बार किसी टीचर का पढ़ाने का दिन नहीं होता था तो बच्चे बोलते थे सर आज ना पढ़ाओ, तो टीचर बोलता था आज क्या करेंगे, तो बोलते सर जी बातें करेंगे, है ना। आप भी करते होंगे डेफिनेटली, हम भी करते थे और हमसे भी करवाया जाता था। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो हम अपने टीचर्स को बोलते थे, और जब हम पढ़ाते थे हमारे स्टूडेंट हमसे बोलते थे। तो ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया कि किसी दिन बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं होता, या कई बार ऐसा होता है क्लास कम आती है, जैसे कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है ना, इतनी बारिश हो रही होती है छुट्टी कर लेनी चाहिए, मगर नहीं, कुछ पढ़ाकू होते हैं, मुंह उठा के चले जाते हैं छाता लेके, रेनकोट पहन के। क्या यार इतना, मतलब क्या आग लग रखी है, बताओ जरा मेरे को। एक दिन अगर नहीं जाओगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वहां पे कौन सी पढ़ाई होने वाली है, समझ रहे हो ना। इतनी बारिश हो रही है, घर पे बैठो यार, आराम करो, चाय बनाओ, पकौड़े निकालो, है ना। मगर नहीं, वो दो चार होते हैं, वो पहुंच जाते हैं और फिर वो पूरा दिन बोर होते हैं, समझ रहे हो ना, पूरा दिन बोर होते हैं। मैं तो छुट्टी मार लेता था यार, मेरा तो सीधा सा सिस्टम होता था। मैं तो अपने कॉलेज टाइम पे पूरे चिल मूड में रहता था। अगर मुझे लगता था ना कि मेरा कई बार तो मैंने बिना वजह बहुत छुट्टी की, दिल नहीं कर रहा जाने का, छुट्टी करो, खत्म। प्रेशर नहीं देना अपने आप को, अपने आप को प्रेशर नहीं देना। डीआई की क्लासेस हो गई हैं बेटा। चलिए, क्लासरूम एक्टिविटीज होती है जिसमें बच्चे प्रेजेंट करते हैं, टॉपिक्स वगैरह बनाते हैं, वो वाली। स्टूडेंट फीडबैक है, उसको पीरियडिकली क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स की मतलब एक बच्चे के टीचर के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक महीने पहले कैसा था, उसकी परफॉर्मेंस अब कैसी है, फिर कैसी होगी, इस तरीके से। सेल्फ इवैल्यूएशन, बच्चों को सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका मिलता है। और रिफ्लेक्टिव जर्नल्स तो ये होता है, समझ रहे हो ना, ये तो क्लासरूम के अंदर जितनी इवैल्यूएशन होती है वो इसका पार्ट बनता है। क्लासरूम के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो इसका पार्ट बनता है। प्रीवियस क्लासेस यहीं पे मिलेंगी बेटा, इसी कोर्स में। मेरी प्रोफाइल में जाइए, सब कुछ आपको मेरी प्रोफाइल में मिलेगा। जो कोर्स हो चुके हैं वो कंप्लीटेड में मिलेंगे, और जो चल रहे हैं वो रनिंग में मिलेंगे, और जो आने वाले हैं वो अपकमिंग में मिलेंगे। न्यू बैच ही चल रहा है बेटा, ये न्यू ही तो चल रहा है। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में देखते हैं। लर्निंग डिफिकल्टी, जब बच्चा पढ़ रहा है, जब बच्चा पढ़ रहा है तो डेफिनेटली उस टाइम पे बच्चे के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, है ना। प्रॉब्लम्स को टीचर इमीडिएटली सॉल्व करेगा ताकि उसको वो प्रॉब्लम्स आगे ना चले। जैसे आप डॉक्टर के पास आते हो डायग्नोस करने के लिए, तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यस और नो, आर यू गेटिंग द पॉइंट। डॉक्टर तो डायग्नोस करेगा ना, आपको चेक करके बताएगा कि हाँ आप में विटामिन सी की कमी है, आप में विटामिन डी की कमी है, विटामिन एक्स की कमी है, तो सर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो बोला अभी इसी वजह से विटामिन एक्स की कमी है। सो दिस इज समथिंग, जैसे डॉक्टर के द्वारा किया जाता है डायग्नोस्टिक, उसी तरीके से टीचर के द्वारा भी डायग्नोस किया जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चों के सामने कौन कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं और उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात की जा रही है, तो हम क्या करते हैं, ये बैकवर्ड लुकिंग होती है। ये क्या होती है, बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि पहले क्या हुआ था उससे पता चलेगा ना। मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है उसका रीजन तो पीछे छुपा हुआ होगा ना, पीछे की तरफ देख के आप रीजन ढूंढोगे कि अच्छा यार इसका रीजन ये है, ये चीज इस वजह से ऐसा हुई है, ये चीज इस वजह से ऐसी हुई है, बैकवर्ड लुकिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लर्निंग डिफिकल्टीज को देखते हैं, स्वॉट एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या बच्चे की स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, और उसके बेसिस पे हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। वो दिन पति कुछ खा रहा था ना, सब्जी खाने लगा, तो खाते खाते अपनी पत्नी को बोला ये जो सब्जी बनाई है इसका नाम क्या है। बोली तो सब्जी खाते नाम से क्या लेना। बोला नहीं नहीं, जब सुबह डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो पूछेगा ना कि रात क्या खाया था, तो बता तो सकूंगा कम से कम कि कौन सी सब्जी खाई थी। तो सेम उसी तरीके से डायग्नोस किया जाता है कि पहले क्या हुआ था, उसके बेसिस पे ही आगे की वैल्यूएशन कंडक्टेड अलॉन्ग विद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव पहले होती है, फॉर्मेटिव के लिए, फॉर्मेटिव और डायग्नोस के लिए बेस बनती है। फॉर्मेटिव से जो डाटा आता है उसको बेस बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ लर्नर कुड नॉट अंडरस्टैंड सर्टेन कांसेप्ट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड कंटीन्यूअसली पुअर परफॉर्मिंग इन दैट। मतलब एक बच्चा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार क्या होते जा रही है, खराब होते जा रही है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में,
वी कंडक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट टू नो द कॉज ऑफ डिफिकल्टीज। हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस है वो क्यों खराब हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको रेमेडियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है बच्चे तेरी यहां पर गलती हो रही है, इसको सुधारो। इस वजह से यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि इट इज बैकवर्ड लुकिंग। ये क्या होती है, ये बैकवर्ड लुकिंग होती है। बैकवर्ड लुकिंग होती है। कैसे होती है बैकवर्ड लुकिंग? क्योंकि रीजन तो हमें पीछे ही जाके पता चलेगा ना कि बच्चा इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रहा है, बच्चे से कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं, कैसे गलतियां हो रही हैं, वो सारी चीजें आप पीछे की तरफ देख के ही सही कर सकते हैं। अब ये बेसिकली कहां पे होती है, बिगिनिंग द स्कूल ईयर और बिफोर अ न्यू यूनिट। स्वॉट एनालिसिस होता है बेटा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस का मतलब आप एस और डब्ल्यू याद रखो, स्ट्रेंथ और वीकनेस, कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, उसको चेक किया जाता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है वो और उसकी वीकनेस क्या है वो, उसको चेक किया जाता है। यहां पर आप देखते हो कि बच्चे के अंदर कौन कौन से स्किल्स की कमी है, कौन कौन सी नॉलेज की उसको जरूरत है, फिर आप कई बार टेस्ट भी लगाते हो। देखो थ्रेट्स, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी ये बेसिकली ना एक्चुअली कॉमर्स का टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं। कैसे होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पावर क्या है, और वीकनेस का मतलब क्या है कि आपकी कमजोरी क्या है। अपॉर्चुनिटी ये दोनों इंटरनल होती हैं और ये दोनों एक्सटर्नल होती हैं, बाहर से कंपनीज के द्वारा स्ट्रेंथ एनालिसिस किया जाता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि बाहर मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका फायदा उठा सकते हो, और थ्रेट का मतलब कौन कौन से खतरे हैं। खतरे का मतलब कौन कौन से डेंजर है, क्योंकि मार्केट में अगर जाओगे तो भाई अगर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उसके साथ थ्रेट भी तो होगा, है ना, खतरा भी तो होगा, सर्वाइवल के लिए भी तो होगा, है ना। जैसे हमने डिसाइड किया कि जियो ने प्लान शुरू किया था 3 महीने या 4 महीने, पता नहीं कितने महीने, हर रोज वो 1 जीबी, पता नहीं 2 जीबी, शायद 4 जीबी डाटा फ्री देते थे स्टार्टिंग में। एक दिन में 4 जीबी डाटा फ्री मिलता था, 3-4 महीने तक फ्री था। जियो का जो आप सिम ले लेते थे, बस सिम ले लो, उसके बाद आपके पास फोन 5 4G होना चाहिए, उसके बाद आपको इतना सारा डाटा वो क्या मिलता था, मुफ्त में मिलता था। तो हमने डिसाइड किया कैसे करेंगे, हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, जब ये शुरू हुआ था हमने क्या डिसाइड किया कि हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि इंटरनेट फ्री में मिल रहा है, और पहले क्या होता था 250 में 1 जीबी मिलता था, तो इतना एक वीडियो 1 जीबी की हो जाती थी, तो पूरे महीने में 1 वीडियो अपलोड कर पाते थे। तो अब मौका मिला, चलो यार मौका है, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। अब स्ट्रेंथ क्या थी कि पढ़ाना आता है, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या थी, पढ़ाना आता है। वीकनेस क्या थी, एडिटिंग नहीं आती, यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता, चैनल बनाना नहीं आता, तो ये क्या थी, ये वीकनेस थी। अपॉर्चुनिटी क्या थी, जियो कि हर रोज इतना फ्री डाटा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है मार्केट में एंटर करो। थ्रेट क्या था, कॉम्पिटिटर, कि भाई मैं एंटर नहीं कर रहा हूं और भी बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी हैं और बहुत सारे लोग नए आएंगे। तो ये होता है हमारा एक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू टीचर इन डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट प्रोग्राम। तो जो बच्चे सही से नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स भी बना देते हैं। इवैल्यूएट करोगे, असेस करोगे, डिजाइन करोगे, डेवलप करोगे और इंप्लीमेंट करोगे। इस स्टेप को 1 2 3 4 5 स्टेजेस को अपनी कॉपी पे लिखिए। डायग्नोस्टिक, अब इसमें एक बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल है जिससे आप लोग डायग्नोस को अच्छे से समझ पाओगे। एक क्लासरूम है जिसमें फिजिकल एजुकेशन के एक लेक्चर है जिसमें बच्चों को लॉन्ग जंप लगाना है। क्या करना है, लॉन्ग जंप लगाना है। तो बच्चा लॉन्ग जंप जो लगाएगा उसके लिए 6 क्राइटेरिया को अगर वो मीट करेगा तभी वो लॉन्ग जंप लगा पाएगा। इस एग्जांपल को सिर्फ समझ लो, लिखना नहीं है, कि बच्चा अगर वो 6 स्टेजेस को 6 स्टेप्स को सही से फॉलो कर रहा है तभी वो लॉन्ग जंप लगा सकता है। जैसे कि नीज आर बेंट, कि उसके घुटने हैं वो मुड़े हुए हैं, लॉन्ग जंप या हाई जंप जो भी है। दूसरा, दोनों पैर उसके ग्राउंड पे हैं, क्या वो सेफ लैंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। जो टाइम है वो सेट है, जो बैलेंस है वो बना हुआ है, और जो आर्म्स है वो स्विंग हो रहे हैं। मतलब ये एक फिजिकल एजुकेशन में अगर आप हाई जंप या लॉन्ग जंप जो भी लगाना चाहते हो तो उसके लिए ये 6 स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, उन चारों में से कोई भी बच्चा मतलब एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी परफॉर्मेंस खराब है। जैसे एक है वो 5 चीजों पे सही है, बस यहाँ पर उसका जो टाइम गैप है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर हमें पता चल जाएगा ना कि इसको कहाँ पे काम करने की जरूरत है, इसको सिर्फ यहाँ पे काम करने की जरूरत है। जो बी है वो उसकी जो टांगे थी उसने ज्यादा सीधी रखी हुई थी और कई बार वो बैलेंस नहीं बना पाता था, तो उसे यहाँ पर 2 चीजों पे काम करने की जरूरत है, और सी को यहाँ पर 3, और डी को तो बेचारे को हल्का पे काम करने की जरूरत है। समझ लो ना, तो यहाँ से आपने डायग्नोस करके ये पता चल गया आपको कि कौन कौन से शॉर्ट फॉल्स हो रहे हैं, कौन कौन से बच्चे गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। बच्चे कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं और हम उन गलतियों को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंप्रूव द मिस्टेक्स। ठीक है, ये होती है आपकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दिस इज व्हाट वी नो वी कॉल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद है समेटिव। अब समेटिव जिसको एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का नाम भी दिया जाता है, जो एंड में होती है। समझ लो ना, जो आपका लास्ट एग्जाम होता है जहां पर आप फाइनल शॉट देते हो। जैसे आप जेआरएफ के एग्जाम में जब बैठोगे ना, जब आप जेआरएफ के एग्जाम में बैठोगे वो उस दिन जो आप परफॉर्मेंस दोगे वो आपकी समेटिव इवैल्यूएशन होगी, क्योंकि वो आपका एंड रिजल्ट है, कि वहां पे आपको पता चलेगा कि आपने जो किया उससे आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। उस चीज से ही आप लोग इस चीज को डिसाइड करने वाले। ठीक है जी, वहां पे ही जाके आप ये चीज देखोगे कि क्या आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए। ठीक है, एंड रिजल्ट वहां पे आता है। तो समेटिव, समेटिव एक्सटर्नल बोला जाता है, ये देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स की अचीव है। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक में डिफरेंस बेटा, फॉर्मेटिव तो लगातार चलती रहती है ना, डायग्नोस्टिक से तब आती है जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, टर्म एज वेल एज एट एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर ये ट्रेडिशनल तरीका होता है, ठीक है, जैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, रिजल्ट एग्जाम होते हैं, वो होते हैं, और यहाँ पर देखा जाता है कि आपके इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आपने उसको यूज किया या नहीं किया, और इसमें बहुत एक्सटर्नल और टीचर में टेस्ट को यूज किया जाता है। अगर आप फॉर्मेटिव और समेटिव को कंपेयर करोगे तो फॉर्मेटिव या तो पहले होती है या ड्यूरिंग होती है, और ये एंड में होती है। और इसका पर्पस क्या होता है, टीचर के पास मौका होता है इंप्रूव करने का, और यहाँ पर टीचर के पास कोई मौका नहीं है भाई, जजमेंट देनी है, लास्ट जजमेंट देनी है कि बच्चे ने 1 साल के अंदर क्या उखाड़ा है, बस सिंपल सी बात। 1 साल के अंदर बच्चे ने क्या किया है, सिर्फ उस चीज पे ध्यान देते हैं, जजमेंट देते हैं, पास हुआ या फेल हुआ, बस बात खत्म। अगर पास हुआ, जैसे ना स्कूल टाइम पे, आपको पता स्कूल टाइम पे हम बेवकूफ होते थे, आपका नहीं पता, हम बेवकूफ होते थे, हमारे साथ के लोग बेवकूफ होते थे, क्योंकि हम पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, हम पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, है ना। तो सरकारी स्कूल का आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले कैसे होते हैं, पढ़ाने वाले कैसे होते हैं,
सबको पता है, ठीक है। आजकल तो कोई किसी बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में लगाते ही नहीं है, बट मैंने तो 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया और वो भी पंजाबी मीडियम में। तो हमारे स्कूल में ये सिस्टम होता है। तो मेरा दोस्त था, आई थिंक हम सेकंड क्लास में थे या थर्ड क्लास में थे, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था ना तो वो 2 लिफाफे लेके आ रहा था। 2 लिफाफे लेके आ रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोला एक लिफाफे में फूल है। मैंने कहा अच्छा, किस खुशी में? बोला जब मैं पास होऊंगा तो मैं ऐसे टीचर्स पे फूल बरसाऊंगा। बाहर फूल बरसाओ, मेरा महबूबा है। बोला अगर मैं पास हो गया ना तो टीचर्स पे ऐसे फूल बरसाऊंगा कि मैं पास हो गया। सेकंड थर्ड क्लास की बात है, आज से पता नहीं कितनी देर पहले की बात है। मैंने कहा दूसरे में क्या है? बोला दूसरे में मिट्टी है, अगर फेल हो गया तो मिट्टी डाल के आऊंगा। मैंने कहा ये सही है भाई तेरा। उस टाइम पे इतना दिमाग चल रहा था उसका ना, इतना दिमाग उसका चल रहा था उस टाइम पे। पढ़ाई में इसमें से कोई भी नहीं है। इसमें से शायद एक आधा अवार्ड होगा जो पढ़ाई से रिलेटेड होगा। इसमें कोई भी ट्रॉफी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। समेटे, अब समेटे में देखो, समेशन मतलब समेट करने का मतलब क्या होता है? एंड है ना, जैसे बोलते हैं एंड, जैसे लास्ट में होता है एंड। प्रोग्राम के एंड में जजमेंट दी जाती है एज अ प्रोडक्ट। जैसे वो पहले वाला प्रोसेस था तो ये क्या है? एज अ प्रोडक्ट होता है। यहां पर आप कोई डिफिकल्टीज पिन पॉइंट नहीं करते हो, यहां पर तो बस छोड़ दिया, बस भाई पास फेल लिख के साइड पे करो। प्लेसमेंट और ग्रेडिंग पर्पस प्लेसमेंट किया जाता है। और ये कई बार नेगेटिव होता है, जो बच्चा फेल हो गया अब उसे फेल तो करना ही पड़ेगा ना। जिस बच्चे ने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है उसे तो फेल करना पड़ेगा ना। तो ये कई बार नेगेटिव सेंस में भी चला जाता है। सम्स अप होता है, ठीक है, क्योंकि एंड में होता है। और स्कॉलस्टिक अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की स्कॉलस्टिक अचीवमेंट देखते हैं। ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन होता है, बच्चों को सर्टिफाई किया जाता है कि ठीक है बेटा तूने 7वीं क्लियर कर लिया, तू 8वीं में चला गया, तू 8वीं क्लियर कर लिया, तू 9वीं में चला गया। और बच्चा अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो फिर उसको दोबारा उसी क्लास में रखा जाता है और फिर वो दोबारा उसी एग्जाम को देता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है आगे चलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब समेटिव में क्या करोगे? आप अपने गोल्स को सिलेक्ट करोगे। देखो स्टेप्स सभी, मतलब एक चीज ना अपने दिमाग में रखो, स्टेप्स को कभी भी याद नहीं करना होता, सिर्फ समझना होता है। क्योंकि पेपर में जो आएगा आपको वर्डिंग चेंज करके भी आ सकता है। या सुनो कि पहले आप गोल्स को डिटरमाइन करोगे, फिर ओरिएंटेशन आएगी, उसके बाद डिजाइन आएगा, फिर आप अपने मेथड यूज करोगे, फिर डाटा कलेक्ट एनालिसिस। और अब ये लास्ट के जो 3-4 स्टेप्स हैं ये हर जगह पर वही होंगे। डाटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना, रिपोर्ट राइटिंग करना, फीडबैक देना, ये हर जगह पर ही ऐसे ही होते हैं। ये हर जगह पे ही ऐसे होते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ नया आएगा। सेम टू सेम जो पहले चीजें चल रही हैं वही। ओरिएंटेशन मतलब आप अपनी मेथोडोलॉजी डिसाइड करोगे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं? वही ट्रेडिशनल मेथड यूज किए जाते हैं, टीचर के द्वारा टेस्ट बनाए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकल या ओरल टेस्ट बनाए जाते हैं, और कई बार रेटिंग स्केल्स भी दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे समेटिव लास्ट में जो होते हैं, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, ओरल टेस्ट भी होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं, एमसीक्यू टाइप टेस्ट भी होते हैं, हर चीज होती है। हर चीज होती है जो आपके एंड रिजल्ट को डिसाइड करती है, जो आपके एंड रिजल्ट को डिसाइड करती है। हर चीज को इसके अंदर क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। वी कंसीडर ऑल द थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है। समेशन का मतलब क्या हुआ कि आप 7th क्लास में थे, समेटिव वैल्यूएशन में आप पास हो गए, आपने फाइनल रिजल्ट अच्छा किया, तो अब आप कौन सी क्लास में चले जाओगे? 8th में चले जाओगे। यस और नो? अब 7th क्लास में थे, 7th में आपने अच्छा पढ़ाई किया, तो आप कहां पे चले गए? अब 8th क्लास में चले गए। तो अब ये जो समेटिव वैल्यूएशन हुई है, इससे क्या चीज आपके सामने आ रही है? सबसे पहले तो क्रेडिटिंग। क्रेडिटिंग का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एविडेंस है ना, आपके पेपर है। कोई कल को आके पूछेगा कि भाई बताओ ये पास कैसे हुआ, तो आपके पेपर्स निकाल के दे देगा टीचर की भाई देख लो, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। क्रेडिट वर्दीनेस है, रिलाई किया जा सकता है। सर्टिफाइंग का मतलब फिर आपको प्रॉपर्ली सर्टिफिकेट मिलता है ना, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको डिग्री मिलती है। प्रमोटिंग, फिर आपको क्या कर दिया जाता है? प्रमोट कर दिया जाता है। और सिलेक्टिंग, सिलेक्टिंग का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर आपकी मर्जी होती है ना, 10वीं के बाद आप सिलेक्ट करोगे, आपको आर्ट्स में जाना है, आपको साइंस में जाना है, आपको किसमें जाना है, कॉमर्स में जाना है, वो आपका सिलेक्टिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन बेस्ड होती है इस चीज पे कि आपका इंटरेस्ट कौन सी कैटेगरी, ठीक है। हम अपनी स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं कि कौन सा है वो किस तरीके से होगा, कौन सा किस तरीके से, ठीक है। अब ये वही एग्जांपल समेटिव वाली तो पहले पढ़ी है। अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हमें ये टॉपिक खत्म करना है आज, ठीक है। इवैल्यूएशन हमें खत्म करना है। कॉलेज एंट्रेंस की टाइप्स के इवैल्यूएशन। कॉलेज देखो, एंट्रेंस एग्जाम तो बेटा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो जाएगी ना, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो जाएगी, दैट विल बी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो क्या हुआ अगर 1 घंटा हो गया तो? अब YouTube की तरह क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर YouTube वाला सिस्टम नहीं है ना, मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता। शायद दोनों एक ही तरीके से यूज होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो चाहे इवैल्यूएशन। स्पेशल क्लास आज तो नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। स्पेशल का लिंक मिलेगा ना आपको बेटा। हाँ, रिसर्च की क्लास, लास्ट क्लास है रिसर्च की, शाम को 7 बजे। इसी वजह से स्पेशल नहीं रखी आज मैंने, क्योंकि ऑलरेडी हमारी आज रिसर्च की लास्ट क्लास है शाम को 7 बजे। आज रिसर्च खत्म हो जाएगा आपका, उसमें रिसर्च रिपोर्ट वगैरह जो भी छोटे छोटे टॉपिक है वो रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा के जाऊंगा, इससे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करवा दूंगा सेपरेटली, चाहे अलग से कोर्स क्यों ना लेके आऊं, करवा के जाऊंगा। आंसर की देखो कभी भी आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो सबका रिजल्ट एक साथ निकालेंगे या कुछ लोगों का पहले निकाल देंगे, ठीक है। अगर तो उन्होंने प्लान किया हुआ कि जो पहले हो चुके हैं उनका पहले आ जाएगा, फिर तो आपकी आंसर की कभी भी आ सकती है, आजकल भी आ सकती है। बट अगर उनका प्लान ये है कि नहीं हमें सबको एक साथ ही लेके चलना है, तो फिर आपको जब तक सब लोगों के एग्जाम नहीं होते तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आउट होने का तो कोई मतलब नहीं है बेटा, लास्ट टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। सर आप जाओगे तो हमारा क्या होगा? जाने को मैं कौन सा अमेरिका चला जाऊंगा, 5-7 दिन की छुट्टी लेनी है, जरूरी है। पढ़ा के इतना चला जाऊंगा कि 7 दिन आपको आंख उठाने का मौका नहीं दूंगा, बहुत सारा काम देके जाऊंगा। हिमालय पे नहीं जाऊंगा मैं, तो रजाई में जाऊंगा। यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर होता है उन दिनों में। कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं घर पे ही हूँ, मुझे सोना है, बहुत सोना है मुझे, दिन में 18-18 घंटे सोना मुझे। इतनी ठंडी में कौन जाता है? कहाँ पे जाता है बताओ मुझे। आपको पता है जो दिसंबर है ना, 20-22-23 दिसंबर के बाद, 22-23 दिसंबर से लेकर तकरीबन 5-6 जनवरी तक यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री 0 डिग्री -1 डिग्री ऐसे टेम्परेचर होता है, समझ रहे हो ना। तो इतने इतने कम टेम्परेचर में हम कहाँ जाएंगे, आप खुद सोचो। इसमें तो 2 रजाइयां लो, आराम से कंबल लेके बैठो, एक रजाई लो उसके ऊपर कंबल डालो और बस रेस्ट। सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए कि सो जाओ, आंख खुले तो चाय, आंख खुले तो खाना। ऐसा जरूरी है यार, अपने आप को डिटॉक्स कब करोगे आप खुद सोचो।
आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो ना, तो हम भी पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। कोई बात नहीं, इतना तो पढ़ा के जाऊंगा कि आपको एक हफ्ते तक सारी चीजें अच्छे से करने को मिलेगी। कंग्रेचुलेशन सर, किस बात की कंग्रेचुलेशन भाई? किस खुशी में बधाइयां दी जा रही हैं? किसकी शादी? अच्छा, होलीडे की आपकी? वाह, कुछ भी मतलब सही है बेटा, कुछ भी बना हुआ लोग मान लेंगे ना। नहीं भाई, शादी वादी कुछ नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, जब होगी पता चली जाएगा। शादी यार कौन सा कुछ छुपाने वाली चीज है, जब होनी होगी हो जाएगी। चल अब यहाँ पे आते हैं। ये वाला चार्ट है बेटा, डायग्नोस्टिक का, फॉर्मेटिव का और समेटिव का, एक बहुत अच्छा इवैल्यूएशन चार्ट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर एक बात समझ लेना, दो चीजें हैं। ये सही बोला, देखो मोनिका की बात, सर शादी में एक सप्ताह की छुट्टी थोड़ी लेंगे, शादी में लूंगा मैं 6 महीने की, समझ रहे हो? पूरा सेशन ऑफ। एक हफ्ते की छुट्टी कौन लेता है? ये भी तो लॉजिक है, देखो यार, ये सही था, बहुत अच्छा था। एक सप्ताह की छुट्टी कौन लेता है ना? तो 6-7 महीने की, एक साल की छुट्टी लेनी चाहिए। यहाँ पर ना एक चीज जो आप लोगों को दिमाग में बिठानी है, वो क्या है? एक है फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और फिर आती है समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव में फॉर इवैल्यूएशन बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग, फॉर का मतलब कंटिन्यूस चल रही है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो समेटिव होती है उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ऑफ का मतलब क्योंकि एंड हो गया, समझ लो ना, जैसे एक मूवी थी ना, बोला पप्पा जी तो ऑफ हो गए, ऑफ होने का मतलब एंड हो गया, ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ये फॉर मतलब लगातार चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। वो बंदा किसी के घर पे गया, जाके दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक लेडी बाहर आई। वो बंदा बोलता है शर्मा जी का से बात करवा दीजिए, शर्मा जी को मिलना है। तो वो लेडी बोली शर्मा जी तो अब नहीं रहे, पिछले हफ्ते उनकी डेथ हो गई। बोला ओ सो सॉरी, चलो उनका नंबर दे दो, नंबर दे दो, शर्मा जी का नंबर दे दो। तो शर्मा जी तो रहा नहीं, तो शर्मा जी से बात कैसे करेगा? उसके साथ बात करने का तो एक ही तरीका है, तुझे उनके पास जाना पड़ेगा, है ना? अगर तू शर्मा जी से बात करना चाहता है ना, तो फिर तुझे उनके पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई फोन कॉल नहीं जाता। तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए, फॉर्मेटिव से ही आप फॉर असेसमेंट की बात करोगे, और समेटिव में ऑफ असेसमेंट की बात। अब ये चार्ट आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा दिया, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑफ और फॉर का मीनिंग आप लोगों को जब पता चल गया तो बाकी चीजें तो आपको क्लियर हो जाएगी, समझ लोगे ना? अब इस चार्ट को पढ़ने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं होमवर्क में दूं, क्योंकि आपको इतनी देर से मैं समेटिव फॉर्मेटिव पढ़ा रहा हूं, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठ जाएगा कि फॉर्मेटिव क्या होता है और समेटिव क्या होता है। उसके बाद ये चार्ट है, अगर देखना होगा तो पढ़, ये वाला किर्कपैट्रिक का इवैल्यूएशन या एक ट्रेनिंग मॉडल है, ठीक है, कभी-कभी आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है। किर्कपैट्रिक का ट्रेनिंग मॉडल है, आरएलबीआर, आरएलबीआर। उसने इवैल्यूएशन का एक मॉडल दिया, उसने बोला कि हमारे पास अब ये सीक्वेंस में पूछे जाने वाली चीजें हैं, ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको सीक्वेंस में पूछी जाती हैं। किर्कपैट्रिक, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। द डिग्री टू व्हिच पार्टिसिपेंट फाइंड द ट्रेनिंग फेवरेबल, एंगेज एंड रेलेवेंट टू द जॉब। कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको वो कितना उसको रिएक्ट कर रहे हैं, कितना उनको वो चीज पॉजिटिव लग रही है, कितनी वो चीज उनको काम की लग रही है। तो सबसे पहले वो देखेंगे लर्निंग, और फिर उसके बाद बच्चे जो उस लर्निंग का पार्ट बने हुए वो कितना सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग है वो कैसी हो रही है, वो किस लेवल पे जाके सीख रहे हैं। देन आता है बिहेवियर, उससे उनके बिहेवियर में कितना चेंज आ रहा है, और लास्ट में रिजल्ट में जो हमारा टारगेटेड हाईएस्ट लेवल रिजल्ट है, क्या हम उसे अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली इवैल्यूएशन मॉडल भी है और ये ट्रेनिंग मॉडल भी है, ठीक है, दोनों मॉडल में यूज किया जाता है। इट इज आल्सो ट्रेनिंग मॉडल एज वेल एज इट इज आल्सो इवैल्यूएशन मॉडल। ये ट्रेनिंग मॉडल भी है और ये इवैल्यूएशन मॉडल भी है, बात समझ आई? ये आपका आरएलबीआर, ऊपर से नीचे लिखा बेटा मैंने, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट, ठीक है। तो ये दोनों जगह पर आपसे पूछा जा सकता है, एक्चुअली कॉमर्स में भी पूछा गया था एक बार, कॉमर्स में जब एचआर के क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पर भी ये पूछा गया था, और यहां पर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए। देखो फॉर्मेटिव, अब ये दो चीजें तो आपको बहुत बार मैंने भी डिटेल में पढ़ा दी है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है ना, उसको इंटरनल इवैल्यूएशन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है बेटा, उसी को आप क्या नाम दे देते हो? इंटरनल इवैल्यूएशन बोल देते हो, और जो समेटिव होती है उसको आप एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का नाम भी दे देते हो। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों तरीके की इवैल्यूएशन में ये इसका ये पार्ट बनता है। ये इंटरनल है, ठीक है, ये ना दोनों जगह पर गलती से एक्सटर्नल लिखा गया है, ये इंटरनल है, ठीक है। ये वही चीजें घूम रही हैं जो आप लोगों को पहले मैंने पढ़ा की। उसके बाद हमारे शुरू होंगे दो तरीके के टेस्ट, क्राइटेरिया बेस्ड टेस्टिंग और एक नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग। अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इवैल्यूएशन का 80% पोर्शन खत्म हो गया, 20% पोर्शन रह गया, उसको भी हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट 30-35 मिनट्स के अंदर। 30-35 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्राइटेरिया नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है, इसको बेस बना के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आ रहा है ना सारी चीजें? ज्यादा हो गया सर, आप छोड़ दीजिए ना, हम ना छोड़ेंगे। क्यों भाई, काहे छोड़ दें? टॉपिक तो खत्म करना है, आगे की सारी क्लासेस ऐसी होने वाली हैं, तो नोट्स बना लीजिएगा, बाद में बना लीजिएगा। देखो पहले कितनी सारी क्लासेस में आपको 1 घंटे में छोड़ देता था ना, अब धीरे धीरे फिर 1.5 घंटे तक लेके जाऊंगा, फिर 2 तक लेके जाऊंगा, फिर 2.5 तक, फिर 3 तक, फिर 4 तक, है ना? तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना। अरे वो सिर्फ वर्डिंग है, उसमें फर्क कुछ नहीं है। जब फॉर्मेटिव लिख दिया
तो वो फॉर्मेटिव से रिलेट करो, फिर उसको इवैल्यूएशन और असेसमेंट, मतलब ये इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, समझ रहे हो ना, दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। यस, हॉलीडे से पहले 5-6 यूनिट आप लोगों की खत्म करवा के जाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको सारे पीवाईक्यू देके जाऊं सारे यूनिट्स के, ताकि आप उन छुट्टियों में वो सारे पीवाईक्यू लगाओ और आएंगे तो पीवाईक्यू का कोर्स शुरू कर देंगे साथ ही साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा एक और क्लास, सॉरी ये टॉपिक। अब आता है हमारे पास टेस्ट। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक क्राइटेरिया बेस्ड होता है, एक नॉर्म बेस्ड होता है। ध्यान से समझना, क्राइटेरिया जैसे आप नाम से समझ सकते हो, क्राइटेरिया का मतलब होता है स्टैंडर्ड, है ना, क्राइटेरिया का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड। जब आपकी परफॉर्मेंस को किसी क्राइटेरिया के साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ मीट किया जाता है तो उसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का नाम दिया जाता है। बेंचमार्क, बेंचमार्क जब आपकी परफॉर्मेंस को किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ मीट किया जाता है, स्टैंडर्ड के साथ मिलाया जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बेंचमार्क को आप क्राइटेरिया बोलते हो और इस टेस्टिंग को आप क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग बोलते हो। और जब आपकी परफॉर्मेंस को बाकी ग्रुप्स के साथ, आपके ग्रुप के साथ, आपके पीयर्स के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसे आप नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग बोलते हो। उसे क्या नाम देते हैं, नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग। ध्यान से सुनो, जैसे आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम है, अब ये नॉर्म बेस्ड भी है और ये क्राइटेरिया बेस्ड भी है, नॉर्म बेस्ड भी है और ये क्राइटेरिया बेस्ड भी है। कैसे, ध्यान से सुनो। क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि आप तभी नेट का एग्जाम दे सकते हो अगर आपके 55 मार्क्स होंगे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। अब ये सब बच्चों के हों, ऐसा नहीं है कि इसके होंगे तो चलेगा, इसके नहीं होंगे तो नहीं चलेगा, ये सबके होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सबके, मतलब ये सबके लिए यूनिवर्सल क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को मीट करना सबके लिए जरूरी है। जो इस क्राइटेरिया को मीट करेगा वो एग्जाम दे सकता है, और जो नहीं दे सकता वो नहीं दे सकता, जिसका मीट नहीं करेगा वो नहीं दे सकता। एससी एसटी ओबीसी वाली बात नहीं कर रहा हूं, दैट्स समथिंग आई एम सेइंग अबाउट क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया है भाई, इस क्राइटेरिया को जो बच्चा मीट करेगा एज पर देयर कास्ट, एज पर देयर कम्युनिटी, तो वो इस एग्जाम को दे सकता है या नहीं दे सकता। और नॉर्म का मतलब क्या होता है, जो आपकी कट ऑफ आती है, कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ को सबके साथ कंपेयर किया जाता है कि अगर कट ऑफ में, कट ऑफ कैसे बनती है, सबको कंपेयर करने के बाद बनती है। तो जो बच्चा कट ऑफ क्लियर करेगा, जो पर्सनल मतलब आपकी परफॉर्मेंस को बाकी लोगों के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, 99 परसेंटाइल का मतलब होता है बेटा कि आपके 99% बच्चों से ज्यादा मार्क्स हैं। जैसे हमारे बैच में से लास्ट टाइम 3 ऑल इंडिया रैंकर बनाए थे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है, आपने कॉमर्स वाली लड़की की वीडियो भी देखी होगी, ज्योति पूनिया की। तो ज्योति पूनिया के 100 परसेंटाइल मार्क्स आए थे। 100 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि उसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, 100% बच्चों से ज्यादा मार्क्स है, उसके सबसे ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो इस वजह से नॉर्म में हम क्या करते हैं, हम क्राइटेरिया, सॉरी नॉर्म में हम सब बच्चों को उनके ग्रुप के साथ, उनके पीयर्स के साथ क्या करते हैं, कंपेयर किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आप लोगों का किसमें, नॉर्म और क्राइटेरिया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस किसका, नॉर्म और क्राइटेरिया, कि नॉर्म के अंदर ये चीजें चलेंगी और क्राइटेरिया के अंदर ये वाली चीजें। ठीक है जी, समझ आ गया। तो नॉर्म के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बाकी बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है। नॉर्म ग्रुप होता है, ठीक है, ये नेशनल लेवल का या फिर डोमेस्टिक लेवल का ग्रुप बनाया जाएगा और रिजल्ट्स को क्वांटिटेटिवली प्रेजेंट किया जाता है। 99 परसेंटाइल ये हो गया। और ये क्या होता है, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव्स के साथ मीट किया जाता है। दोनों तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है, ग्रेड भी हो सकता है, समझ लो ना। अगर तो मार्क्स बता दिए तो वो क्वांटिटेटिव हो गया, बट अगर आपको बता दिया कि आपका ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, तो वो कौन सा हो गया, वो आपका क्वालिटेटिव हो गया, या दोनों हो सकता है। इसको मास्टरी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस और कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी बोला जाता है। ये इसके अलग अलग नाम है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। आप किसी क्राइटेरिया को मीट कर दिए तो आपने उस चीज में मास्टरी कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप कर लेता है तो इसका मतलब उसकी टाइपिंग में मास्टरी है। इसी वजह से तो इसको लिखा हुआ है ना कॉम्पिटेंसी टेस्टिंग या मास्टरी टेस्टिंग, कि भाई ये बंदा 1 मिनट में इतना स्पीड से लिख लेता है। हमारे जैसे होते हैं जिनसे 10 भी नहीं लिखे जाते हैं ना, हम तो वर्ड ही ढूंढते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। तो जो बंदे इस क्राइटेरिया को मीट करेंगे, बोला जाएगा कि भाई वो इस काम में मास्टर है, वो इस काम में, वो इस पर्टिकुलर टास्क में क्या है, दे आर मास्टर। वो क्या है, वो इस पर्टिकुलर टास्क के मास्टर हैं। क्या है बेटा, मास्टर। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आप लोगों का। एक सेकंड, नॉर्म और क्राइटेरिया। उसके बाद ना इस बार इन्होंने एक नई चीज और पूछी थी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट और टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। दिमाग से समझ लीजिए इस चीज को, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, इस बार पहले भी पूछा गया। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्टिंग वो होते हैं जो जब आपकी परफॉर्मेंस, मतलब आप मैक्सिमम किस लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हो, मतलब ऊपर वाला लेवल आपका चेक किया जाता है एप्टीट्यूड का, है ना, समझ लो ना। एप्टीट्यूड का लेवल आपका चेक किया जाता है कि आप मैक्सिमम किस लेवल तक जाके परफॉर्म कर सकते हो। मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल आपका परफॉर्मेंस का कौन सा हो सकता है, वो किसमें आ जाता है, दैट कम्स अंडर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्टिंग। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्टिंग इसको बोल दिया जाता है, कितना कर सकते हो, मैक्सिमम किस लेवल तक जा सकते हो। और टिपिकल परफॉर्मेंस होता है वो आपके बिहेवियर को स्टडी करता है, आपके एटीट्यूड को स्टडी करता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों को पता, कई बार ना जब आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो ना, जब आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो वहां पे एक ट्रेनिंग मेथड होता है जिसको हम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का नाम दे देते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जो कॉमर्स वाले हैं उनको पता होगा, जो कॉमर्स से नहीं है शायद उनको नहीं पता होगा, उनको समझाता है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग के दौरान ना उनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस लाके रख दी जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे 4 लोग हैं, चारों लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, अचानक ट्रेनिंग के दौरान क्या लग गई, आग लग गई। वो लगी नहीं गई, उसको लगाया गया, मतलब क्रिटिकल इंसिडेंट क्रिएट किया गया, ठीक है, आग लग गई। अब उस आग को देखते हुए ए का रिस्पॉन्स क्या होगा, रोना शुरू कर दिया आपको देख के। बी है भागना शुरू कर दिया। सी है वो एकदम से काम रहा और उसने देखा कि उसको कैसे बुझा सकता है। और डी है उसने फायर अलार्म बजा दिया ताकि लोग आके उसको बुझा दें। कुछ भी किया, मतलब हर बंदे ने अपने हिसाब से क्या किया, एक्ट किया। तो ये है आपका टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट।
कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से क्या कर रहे हो बेटा, रिस्पॉन्स दे रहे हो, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो इस चीज को डिसाइड करता है। हाउ टू टैकल द सिचुएशन, यस यू कैन से इट, कि आप उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हो। समझ आया? सो दिस इज योर टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। हमारे सामने तो ऐसा हो जाता है कई बार, अजीब सी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें ऑन द स्पॉट डिसाइड करना होता है कि हम क्या करें, और वहां पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, पेपर में भी तो यही है, पेपर में भी यही है, आपके सामने पहले ही डीआई आ गया और वो बहुत खतरनाक आ गया। अब आधे लोगों का तो दिमाग वहीं पे घूम जाएगा, आधे लोग क्या करेंगे, शांति से देखेंगे, ठीक है समझ नहीं आता तो 5 क्वेश्चन छोड़ के आगे चलते हैं भाई, आगे जाके सही कर लेंगे, आगे जाके इसको क्या कर लेंगे बेटा, सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लिए इतना काफी है, काफी सारा पढ़ लिया हमने आज, तकरीबन इवैल्यूएशन का 90% पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। थोड़ा सा पोर्शन है वो कल करेंगे, कल और भी कुछ चीजें हमारी पेंडिंग है, डोमेन्स वगैरह, अभी टीचिंग में आएंगी काफी सारी क्लासेस, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टीचिंग हमारा काफी लेंथी यूनिट है, तो हम इसके एक एक करके सारे कांसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, शाम को 7 बजे क्लास और है फिर से। ठीक है, शाम को 7 बजे आपकी रिसर्च की क्लास है, रिसर्च की फाइनल क्लास है। हाँ कल भी 11:30 होगा, और कल मैं शायद स्पेशल क्लास भी लूंगा आप लोगों की। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ 2 बजे क्लास होगा, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरा फ्यूल भी होगा, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।